अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ एनर्जेटिक्स। तो उसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। द स्टैंडर्ड कंबशन एंथैल्पीज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड एसिटिक एसिड्स आर रिस्पेक्टिवली डिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, यानी कि क्या है कि एसिटिक एसिड की कंबशन, कार्बन की कंबशन और हाइड्रोजन की कंबशन, इन सब के लिए वैल्यूज़ आपको दे दी गई हैं। आपने क्या करना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एसिटिक एसिड के लिए जो है फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले तो इनकी कंबशन के लिए जो है वो इक्वेशंस बनाते हैं। उन इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हुए इसकी फॉर्मेशन जो है उसके लिए एंथैल्पी जो है वो फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो यानी कि क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें जो है वो फॉर्म करना है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एसिटिक एसिड जो है वो 1 मोल फॉर्म होगा। ठीक है, स्टैंडर्ड कंडीशंस की बात करें तो वो अपने एलिमेंट्स से ही फॉर्म होगा, यानी कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनके कंबाइन करने से 1 मोल एसिटिक एसिड बनेगा। और इसके लिए जो डेल एच है उसको हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें ही कंबशन जो है वो एसिटिक एसिड की कैसे होगी। तो ये ऑक्सीजन की मौजूदगी में रिएक्ट करेगा, इससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह जो कार्बन है इसकी कंबशन होगी और इसी तरह जो है वो हाइड्रोजन की कंबशन हो जाएगी। ठीक है, और इनके लिए वैल्यूज़ जो है वो सब के लिए दी हुई हैं। यानी कि एसिटिक एसिड के लिए वैल्यू जो है वो 875 किलो जूल पर मोल है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 393.5 है और वाटर के लिए होती है 285.8। ठीक है, तो ये आपके पास जो है वो कुछ वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर जो है वो पॉइंट आएगा। ठीक है, सो ये आपके पास वैल्यूज़ दी हुई हैं। अब आपके पास जो है वो कितनी इक्वेशंस हैं, 3 इक्वेशन। एक आपके पास ये वाली इक्वेशन और उसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये आपके पास वाटर। इन तीनों इक्वेशंस को आपने इस तरह जो है वो अरेंज करना है कि आपके पास ये वाली इक्वेशन जो है फॉर्म हो जाए। ठीक है, सो सबसे पहले देखें आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। आपको जो है वो चलें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके पास जो है वो 3 इक्वेशंस हैं और इन तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करके आपने ये वाली इक्वेशन बनानी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको 2 मोल कार्बन चाहिए। इन तीनों इक्वेशंस में से कार्बन किसके पास है, ये सेकंड इक्वेशन के पास है। तो इस इक्वेशन में कार्बन तो है लेकिन कार्बन हमें 2 मोल चाहिए। ठीक है, तो क्या करें कि इस इक्वेशन को 2 से कर देते हैं मल्टीप्लाई, और इसकी जो वैल्यू होगी उसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। ठीक है, यानी कि अब आपके पास 2 कार्बन हो जाएंगे, 2 मोल ऑक्सीजन और इससे 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगी। और इसके लिए जो वैल्यू आएगी तो वो आपके पास होगी 787, यानी इतनी हीट जो है वो रिलीज़ होगी। अब आप देखिए सेकंड रिक्वायरमेंट आपकी क्या है कि आपने 2 मोल जो है वो H2 लेना है। तो 2 मोल जो है वो हाइड्रोजन लेना है। अब इनमें से हाइड्रोजन किस इक्वेशन के पास है, ये थर्ड इक्वेशन के पास। लेकिन थर्ड इक्वेशन के पास जो है वो 1 मोल है, हमें 2 मोल चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसकी जो वैल्यू होगी उसको भी आपने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद ये इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगी। नेक्स्ट क्या है कि हमें जो है ना वो प्रोडक्ट में एसिटिक एसिड चाहिए। इन तीनों इक्वेशंस में प्रोडक्ट वाली साइड पर एसिटिक एसिड नहीं है। तो क्या करते हैं कि आपके पास ये जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है इसको हम रिवर्स कर देते हैं। ठीक है, रिवर्स करने से क्या होगा कि एसिटिक एसिड प्रोडक्ट वाली साइड पर चला जाएगा। तो क्या होगा कि इसके लिए जो वैल्यू है वो भी प्लस 875 हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि आपकी इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगी। अब क्या करना है कि इन तीनों इक्वेशंस को कर देते हैं ऐड। तो अब आप देखें कि यहाँ पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड है और यहाँ पर भी 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। और उसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर 2 मोल O2 और यहाँ पर भी 2 मोल O2 हैं, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है वो 2 मोल वाटर यहाँ भी है और दूसरी अपोजिट साइड पर भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। बाकी आप देखें ये 2 जो है वो इस 2 से कैंसिल हो जाता है, यानी कि 1 मोल ऑक्सीजन रह जाएगा। तो अब आप देखिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, 2 मोल कार्बन, 2 मोल हाइड्रोजन एंड 1 मोल ऑक्सीजन। ठीक है, ये रिएक्टेंट वाली साइड पर रहेंगे, प्रोडक्ट वाली साइड पर एसिटिक एसिड रहेगा। इन दोनों वैल्यूज़ को आप इस वैल्यू को और इस वैल्यू को प्लस करें और जो आंसर है उसको माइनस कर दें 875 से। आपके पास जो है वो हीट चेंज आ जाएगा 483 किलो जूल पर मोल। और ये नेगेटिव साइन है, यानी कि यहाँ पर क्या है कि एसिटिक एसिड जो है अगर इसकी फॉर्मेशन होती है तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर क्या होगा कि हीट जो है वो रिलीज़ होगी। ठीक है,
तो क्वेश्चन समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं भी आया तो फिर जहाँ भी आपका कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज़ द कन्वर्जन ऑफ मैग्नीटाइट टू हीमाटाइट बाय ऑक्सीजन इज़ Fe2O3 बाय ऑक्सीजन इज़ एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कन्वर्जन करनी है, Fe3O4 से Fe2O3 बनाना है, ठीक है। ये थोड़ी सी यहाँ करेक्शन आपने कर लेनी है। सो क्या है कि हमें जो है वो कंबशन करनी पड़ेगी मैग्नीटाइट की। सो क्या होगा कि जब इसकी कंबशन होगी तो इससे आपके पास हीमाटाइट बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने इसकी इक्वेशन बनानी है और इसके लिए हमें डेल एच फाइंड करना है। डेल एच फाइंड करेंगे तो फिर वैल्यू अगर तो पॉजिटिव आती है तो हम कहेंगे कि रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, और अगर वो नेगेटिव आती है तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक रहेगा, ठीक है। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। दोनों इक्वेशंस आपको जो है वो दे दी गई हैं, यानी कि ये इक्वेशन भी खुद ही बना कर दी हुई है और ये वाली इक्वेशंस भी बना कर दी हुई है और इनके लिए वैल्यूज़ भी दी हुई हैं। तो आप क्या करें कि ऐसा करते हैं कि ये वाली जो इक्वेशन है तो इसी को यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो आप देखें कि डेल एच कैसे फाइंड किया जाता है, डेल एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस डेल एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, इस तरह जो है हम फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो अब आप देखें कि प्रोडक्ट वाली साइड पर क्या है, Fe2O3 है, ठीक है। सो Fe2O3 के लिए जो है वो वैल्यू क्या है, -824.2 किलो जूल। तो आप ये वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर पुट करें। ये देखें ये आप का प्रोडक्ट है, इसके लिए वैल्यू जो है ये रही, ठीक है। तो आप देखें कि इक्वेशन में कितने मोल हैं, 6 मोल हैं, मल्टीप्लाई बाय 6 करते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस, अब आप रिएक्टेंट वाली साइड पर आ जाए। रिएक्टेंट कौन है, ये दोनों, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन और साथ में जो है वो Fe3O4। अब आप देखें कि इस इक्वेशन को देखते हुए आपने जो है वो रिएक्टेंट वाली साइड पर जो है वो चले जाना है। अब आप देखें कि Fe3O4 इसके लिए जो डेल एच की वैल्यू है, डेल एच ऑफ फॉर्मेशन जो है वो आपके पास ये दी हुई है, ठीक है। और उसके अलावा ऑक्सीजन जो है वो अब आप देखें कि एलिमेंटल फॉर्म में अगर थर्मोडायनामिक के अकॉर्डिंग देखें तो इसके लिए वैल्यू जो है वो ज़ीरो ही रहती है, ठीक है। पहले भी हमने न्यूमेरिकल्स किए थे, उसमें मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर ज़ीरो पुट कर देंगे। अब आपने क्या करना है कि 6 को इससे मल्टीप्लाई करें, आपके पास आंसर जो है वो ये आ जाएगा। यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करें, इससे आपके पास आंसर आ जाएगा 469.6 किलो जूल पर मोल। तो अब आप देखें कि साइन जो है वो नेगेटिव है, यानी कि ये शो कर रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर हीट जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये वाला जो रिएक्शन है ना, आप इस तरह भी कर सकते हैं, मतलब कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का जो है वो डिफरेंस फाइंड कर लें। बाकी अगर आप इक्वेशंस बनाकर उसको कंपेयर करके फाइंड करना चाह रहे हैं तो उस तरह भी हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही तरीके ठीक हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैलकुलेट डेल एच फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्रेफाइट टू डायमंड। Heat of combustion of graphite and diamond measured at 25 degrees Celsius and 1 atm pressure are 393.5 kilojoule and 395.4 kilojoule respectively. So हुआ क्या है कि ग्रेफाइट को जो है वो डायमंड में चेंज करना है। हीट ऑफ कंबस्शन जो है वो इन दोनों की वैल्यूज़ दे दी गई हैं। जो ग्रेफाइट है उसके लिए वैल्यू 393.5 है, डायमंड के लिए 395.4 है, और रिएक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर किया गया है। ये हमें कंडीशंस शो कर रही हैं। सो देखिए कार्बन, ये ग्रेफाइट और डायमंड जो है वो दोनों ही कार्बन की फॉर्म है, ठीक है। तो इनके लिए हमें कंबस्शन, इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है वो दे दी गई हैं। तो पहले क्या करते हैं, हम रिएक्शन बना लेते हैं। तो आप देखें कि जब कार्बन जो है अगर वो ग्रेफाइट फॉर्म में है, इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, इसकी कंबस्शन करवाएंगे तो इससे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। तब हीट जो है वो 393.5 किलो जूल पर मोल रिलीज़ होती है। और अगर कार्बन जो है वो डायमंड फॉर्म में है तो इसकी जब कंबशन करवाई जाती है तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड ही फॉर्म होगा, लेकिन तब हीट जो है वो 395.4 किलो जूल पर मोल जो है वो रिलीज़ होगी, ठीक है। अब आप देखें कि आपको करना क्या है, आपको जो है वो डायमंड ग्रेफाइट को जो है वो डायमंड में कन्वर्ट करना है। तो क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। उन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करके एक फ़ाइनल इक्वेशन बनाते हैं और फिर जो है वो इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको देखते हैं। तो आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन आपके पास जो है वो ग्रेफाइट वाली है, सेकंड इक्वेशन आपके पास डायमंड वाली है। तो आपको जो है वो ग्रेफाइट से डायमंड बनाना है। तो फर्स्ट इक्वेशन में ग्रेफाइट तो है, लेकिन अब आप देखें कि सेकंड इक्वेशन में डायमंड रिएक्टेंट वाली साइड पे हमें प्रोडक्ट वाली साइड पे बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपकी सेकंड इक्वेशन बनी हुई है ना, इसको आप रिवर्स कर दें।
इसको रिवर्स करने से क्या होगा कि डायमंड जो है वो प्रोडक्ट वाली साइड पर चला जाएगा और इसकी जो ये डेल एच की वैल्यू है ये भी पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि देखें आपके पास जो है वो एक तो इक्वेशन ये है, उसके ये वाली जो है एक इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन में क्या करें कि आप इस साइड पर कार्बन डाइऑक्साइड ले आएँ प्लस कार्बन, और यहाँ पर ये डायमंड वाला कार्बन और प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये हो जाएगा, प्लस नहीं यहाँ पर एरो आएगा, एक मिनट, ये देखें यहाँ पर जो है वो एरो ले आते हैं। ठीक है, अब आप देखें कि इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं। क्या हुआ कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या रहेगा, कार्बन ग्रेफाइट और फिर कार्बन जो है वो डायमंड, यानी कि रिएक्टेंट वाली साइड पर ग्रेफाइट और प्रोडक्ट वाली साइड पर जो है वो डायमंड रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं कि इन दोनों की हीट जो है जिस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब आपके पास ये वैल्यू जो है वो प्लस में चेंज हो चुकी है, यानी कि +395.4, ठीक है, और -393.5। तो देखें क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 1.9। ठीक है, +1.9, यानी कि ये रिएक्शन कैसा है, ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है। हीट जो है वो एब्जॉर्ब होगी जब आपने ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, डेवलप अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन एंड कैलकुलेट द गिब्स फ्री एनर्जी, डिस्कस द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन वुड बी स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, ये वुड जो है वो उसकी स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, ULD आएगा। खैर, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, उन्होंने कहा कि हाइपोथेटिकल रिएक्शन बनाएं और उसकी गिब्स फ्री एनर्जी भी कैलकुलेट करें, और फिर बताएं कि रिएक्शन कब स्पॉन्टेनियस होगा कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। कोई इक्वेशन नहीं दी हुई, सारा कुछ जो है खुद बनाना है, हाइपोथेटिकल इक्वेशन होगी यहाँ पर। सो चलें एक ना रिएक्शन ले लेते हैं। सपोज करते हैं कि A और B कंबाइन करते हैं, इससे C और D प्रोडक्ट बन जाता है, और सपोज करते हैं यहाँ पर जो डेल H है, इंथाल्पी चेंज है, उसकी वैल्यू -50 किलो जूल पर मोल है, यानी कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और यहाँ पर जो इंट्रोपी है वो 100 जूल पर मोल पर केल्विन है। ठीक है, तो यानी कि ये कह रहा है कि यहाँ पर जो है वो डिसऑर्डरनेस बढ़ रही है, सपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। क्या फॉर्मूला रहता है, ΔG = ΔH - T ΔS। ठीक है, तो टेम्परेचर जो है वो चलें, रिएक्शन हम स्टैंडर्ड कंडीशन पर कर रहे हैं, तो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस ले लेते हैं। तो देखिए आप वैल्यूज़ पुट करें इसी इक्वेशन में। डेल एच की वैल्यू -50 और टी की वैल्यू 298 केल्विन ली हुई है, और डेल एस जो है वो 100 जूल पर मोल पर केल्विन है। सो इसको आप कैलकुलेट करें तो आपके पास आंसर जो है वो -79.8 किलो जूल पर मोल आ रहा है। सो ये क्या शो कर रहा है, यानी कि यहाँ पर डेल जी की वैल्यू नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव वैल्यू हो तो रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो वैसे भी जो अगर रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है, उसके लिए क्या जो है वो रिक्वायरमेंट होती हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, यानी कि अगर टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा कि इससे टेम्परेचर हाई होने से क्या होगा कि इंट्रोपी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अगर इंट्रोपी बढ़ जाती है तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, यही अगर हम टेम्परेचर जो है वो लो लेते हैं तो क्या होगा, इससे इंट्रोपी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फिर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाएगा। तो इस तरह जो है हम बता सकते हैं। आप जो है कोई भी रिएक्शन ले लें, हाइपोथेटिकल रिएक्शन उन्होंने कहा हुआ था, खुद ही रिएक्शन बनाए, खुद ही वैल्यूज़ पुट करें। अगर तो आपकी डेल जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो ये शो करेगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, और अगर जो है वो पॉजिटिव आ रही है रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, तो रिएक्शन कब आपके पास स्पॉन्टेनियस आएगा, अगर आप डेल एस जो है वो पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव है, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन। ठीक है, और वही अगर आप टेम्परेचर कम ले रहे हैं, जिससे क्या होगा, इंट्रोपी कम होगी। इंट्रोपी कम होगी तो डेल जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव नहीं आएगी। अगर वो नेगेटिव नहीं आ रही तो रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एंट्रोपी, जस्टिफाई योर ऑर्डर। सो यहाँ पर देखें, मीथानॉल है, सॉलिड फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है, और लिक्विड फॉर्म में है। बताना है कि सबसे ज़्यादा एंट्रोपी किस में होगी। सो अब आप देखें कि अगर जो है आपका मतलब कि मीथानॉल की बात कर लें, अगर ये गैसियस फॉर्म में होगा तो वहाँ पर रैंडमनेस ज़्यादा है, डिसऑर्डरनेस ज़्यादा है, यानी कि वहाँ एंट्रोपी ज़्यादा है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनके पास फ्रीडम है, वो ईज़िली मूव कर सकते हैं।
ठीक है। यही बात आप लिक्विड में देख लें तो वहाँ एंट्रोपी जो है वो मॉडरेट रहेगी एज़ कम्पेयर टू गैसेस, ठीक है। और सॉलिड में तो एंट्रोपी बहुत कम होगी, क्योंकि वहाँ पर देखें मॉलिक्यूल जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है, तो वो मूव नहीं कर सकते, वहाँ रैंडमनेस नहीं है, डिसऑर्डरनेस नहीं है, तो वहाँ एंट्रोपी नहीं होगी, ठीक है, या ये कह लें ना होने के बराबर होगी। सो देखें कि क्या होगा कि सबसे ज़्यादा फिर एंट्रोपी कहाँ होगी, सबसे ज़्यादा एंट्रोपी होगी गैशियस फॉर्म में, ठीक है, और उसके बाद लिक्विड फॉर्म में, और फिर जो है वो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है तो आप कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड हैव फिक्स्ड पोजीशन रिजल्टिंग इन लो एंट्रोपी। तो ये सॉलिड की बात हो जाएगी कि मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ क्लोजली पैक्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते। बाकी अगर लिक्विड में देखें तो वहाँ जो है वो कुछ वहाँ पर यानी कि फ्रीडम है मॉलिक्यूल के पास, इतनी ज़्यादा नहीं जैसे कि गैशियस फॉर्म में, तो वहाँ पर क्या होगा कि मॉडरेट एंट्रोपी रहेगी। गैस फॉर्म में बात करें तो वहाँ पर तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनके पास फ्रीडम है, इजीली मूव कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एंट्रोपी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो यहाँ तक जो है हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं। कोई भी आपका क्वेश्चन है जहाँ से आपको नहीं समझ आई तो वो आप पूछ सकते हैं।